नमस्कार बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मैथ्स फाउंडेशन प्रो बैच में। मेरा नाम है भूपेंद्र। मैं पिछले 8 सालों से गणित अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया है। यहां पे हम आपके मैथ्स के डर को खत्म करेंगे और बेसिक आपके मजबूत करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैथ कठिन नहीं है। लोग कहते हैं कि मैथ टफ है, तरीका गलत है। अगर आप तरीके से पढ़ा जाए तो मैथ आसान है। डरते कहाँ हैं बच्चे? पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर आप फार्मूलेज कहते हैं कि सर फार्मूला याद नहीं होता, आप फार्मूले की मैथ क्यों पढ़ते हैं? आप कंसेप्ट पहले अपने तैयार करिए। फार्मूला तो हम बताते ही नहीं हैं, ठीक है ना। कतई कहीं दूर दूर तक हम फार्मूले की बात नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल जो कंटेंट मिलेगा आपको वो एडवांस लेवल का मिलेगा। अपडेटेड जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं सवालों को हम यहाँ पे रखेंगे। फालतू कोई सवाल नहीं होगा, ठीक है। अगर लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं तो ये आप मानिए कि आपकी सफलता की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। मैथ्स में पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो आज मेरी पहली क्लास है तो बहुत लंबा नहीं लेंगे और कुछ बेसिक्स बताएंगे आपको। नंबर सिस्टम जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम में एक ब्रॉड टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम अगर देने जाते हैं तो आप ये मान चलिए कि 15 से 20% क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ जाता है, क्योंकि नंबर सिस्टम में जो है आपका एलसीएम एचसीएफ आ जाता है, घातांक करणीय आ जाता है, सिंप्लीफिकेशन आ जाता है। जितने नंबर्स हैं वो आ ही जाते हैं। नंबर सिस्टम ही मैंने क्यों लिया? इसलिए कि मैथ्स जो है वो नंबर का खेल है। तो सबसे पहले आपको नंबर जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नंबर ही नहीं जानेंगे तो पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट किया है। क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके भाई बहन कोई दोस्त वगैरह पढ़ रहे हैं तो उनको एक बार जरूर बताइए कि इस चैनल पे आए। फ्री ऑफ कास्ट, आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा और कंप्लीट मैथ आपको पढ़ा के जाएंगे। और आप विश्वास मानिए कि बिल्कुल एडवांस 2025 में जितने एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे कराएंगे, ठीक है ना। वो चाहे एसएससी कर रहे हों, चाहे रेलवे कर रहे हों, चाहे अदर स्टेट एग्जाम के जो पेपर हुए हैं उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं बढ़िया, वो हम चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको कराएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब हमने आपको बता ही दिया कि 4 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में पहले पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर का ही सारा खेल है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करें, संख्या का वर्गीकरण, तो नंबर क्या है? तो हम कहेंगे कि नंबर जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो वास्तविक संख्या होती है, एक इमेजिनरी संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो हम क्या लिखेंगे कि जिसे क्या लिखेंगे बेटा? हम जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिन्हें नंबर लाइन पर प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन्हें हम नंबर लाइन पर प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या कहेंगे कि जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अर्थात प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कि जिन्हें हम नंबर लाइन पर प्रस्तुत नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब नंबर लाइन की अगर यहीं पे बात करें बेटा, तो मान लीजिए कि एक नंबर लाइन है, ये ऐसे बनी हुई है, ठीक है, दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है। चलो अच्छा, नंबर लाइन की अगर बात करता हूं तो नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है नंबर लाइन है। तो आप देखिए कि अब 0 से राइट साइड जाएंगे तो धीरे धीरे क्या है? बढ़ रहा है नंबर। क्या है? बढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अगर लेकिन 0 से माइनस, यहाँ पे 4 लिखा ही नहीं इन्होंने, -4, और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है बात। इसका मतलब है कि 0 से लेफ्ट साइड जब हम जाते हैं तो संख्या जो उनके जो मान होता है वो घटता जाता है।
मतलब कि, और जीरो से राइट साइड जाएंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अगर मैं पूछूं कि संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं कहाँ खत्म होती हैं, तो कुछ नहीं पता, आप कहेंगे कि माइनस इन्फानाइट से स्टार्ट होंगी। कहाँ से बेटा? माइनस इन्फानाइट से स्टार्ट होंगी और प्लस का इन्फानाइट तक जाती हैं। तो संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, अगर आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर संख्याएं तो माइनस इन्फानाइट से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी? इन्फानाइट तक जाएंगी। अगर हमने रियल नंबर की बात किया तो जो नंबर रिप्रेजेंट्स करते हैं, तो आप देखिए कि जैसे रियल नंबर की मैंने बात किया है, तो देखो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप मुझे बताओ कि क्या मैं 1/2 कर सकता हूं? आप कहेंगे यस सर क्यों नहीं कर सकते, 1/2 की वैल्यू तो 0.5 होती है ना, 0.5 होती है। 0.5 कहाँ होगा? 0 और 1 के बीच का होगा, कहाँ होगा? आधा होगा, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 1/5 लिखूं, 1/5 लिखूं, फिर भी कर सकता हूं। आप मुझे बताओ कि 1/5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान समझना, आपसे पूछेगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/5 इस नंबर लाइन पे कहाँ है, बताओ एक से बड़ा है कि छोटा, तो आप कहेंगे सर एक से छोटा है। इसका मतलब है कि 1/5, एक के कितने पार्ट करेंगे? 5 पार्ट करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 1/5 ये है, 2/5 ये है, 3/5 ये है और 4/5 ये है, ये क्या है? 5/5 है, अर्थात 1 है। क्या बात आप मेरी समझ पाए? यहीं पे मैं लिखता हूं, इसका मतलब है कि जो नंबर डेसिमल में है, जो नंबर फ्रैक्शन में है, जो नंबर इंटीजर फॉर्म में है, जैसे मैंने लिखा 2 3 7, ये सारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये सभी नंबर क्या हैं? ये सभी नंबर एक रियल नंबर हैं। अगर मैं बात करूं √4 की, तो √4 की बात करूंगा तो √4 जो है वो कितना होगा? उसकी वैल्यू 2 होगी, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि √9 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 3 हो जाएगी। √9 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। इसका मतलब इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि √9 को तो आप 3 पे रिप्रेजेंट कर देंगे, √4 को 2 पे कर देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि √5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे एग्जैक्टली, तो आप यही कहेंगे सर 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं कि आप मुझे एग्जैक्ट बताओ कि √5 को नंबर लाइन पर हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब 2 से बड़ा होगा। आप ये जानते हैं कि जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो अगर ये a है और ये क्या है? b है, तो ये हाइपोटेनस होगा, तो a² प्लस b²। इस √5 को हम लिख सकते हैं क्या? 4 + 1। इसका मतलब है कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है। a की वैल्यू कितनी है? 2 है और b की वैल्यू 1 है। तो आप अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है, तो मैं 0 से 2 तक आऊँगा यहाँ पे ऐसे, और इसको ड्रॉ करूँगा, यहाँ से इसको मिलाऊंगा, तो यही क्या बनेगा हमारा? √ का a² + b², ठीक है, √5। लेकिन आप मुझे एग्जैक्ट बताओ कहाँ होगा, तो आप प्रकार की नोक यहाँ रखो, पेंसिल की यहाँ, इसको चाप लगाओ, तो जो आएगा यही आपका √5 होगा। समझ गए कि नहीं? जैसे √13 की अगर बात करूं, इसकी बेटा √13 की अगर बात करूं, तो √13 में मैं क्या लिखूंगा कि लिख सकता हूं 9 + 4, 9 4 13, 9 4 13, ठीक है। 9 को मैं क्या लिखूंगा? आप मेरी बात समझिए, 9 4 13, इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे? देखो मेरी बात ध्यान सुनो कि नंबर लाइन पे अगर मैं आपसे पूछूं कि √13 कहाँ होगा, तो आप कहेंगे सर √13 का मान 3 और 4 के बीच में होगा। हम कहते हैं कि मुझे एग्जैक्ट बताओ, तो आप 0 से ड्रॉ करेंगे 3 तक, ठीक, और यहाँ पे ऐसे 2 हाइटें बनाएंगे और इसको इधर करेंगे, तो ये मान लीजिए 2 है, ये क्या है? 3 है। तो आपको ये पता है कि ये कितना बन जाएगा? ये 13 बन जाएगा, ये 2 है। कुछ नहीं करना है, √13 ये नहीं है, मैंने एग्जैक्ट आपसे पूछा, तो आप प्रकार की नोक यहाँ रखो और यहाँ पे खींचो, क्या बन जाएगा? ये बनेगा। जो आप चाप लगाएंगे, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है? √13 है, जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आप बात समझ में आई? इसका मतलब ये हो गया कि चाहे वो कोई एक नेचुरल नंबर हो, समझो मेरी बात को, जैसे 1 2 3, 1 2 3 क्या है? अभी मैंने लिखा था कि 1 2 3 ये लिखा ही है, तो ये क्या है? ये इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। मेरी बात समझिएगा, रियल नंबर है क्या? रियल नंबर जिसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, वो एक्चुअल में है क्या? तो आपको यहीं से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सब कुछ रियल नंबर है, लेकिन इमेजिन अलग है, उसको हम अभी समझ ही लेंगे। इसका मतलब जितना नंबर हम जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 क्या है, तो आप कहेंगे सर नेचुरल नंबर है। 0 1 2 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो क्या
इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या एक वास्तविक संख्याएं हैं, आप सोचने लगे सर पता नहीं है कि नहीं है। अरे भाई, अगर मैं कह दूं कि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्या 2 को नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते? आप कहेंगे बिल्कुल सर कर सकते हैं, क्यों नहीं, ये दिख तो रहा है मुझे। इसका मतलब वो भी एक वास्तविक संख्या है। आप बात समझ में आई नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं? सभी क्या हैं? एक वास्तविक संख्या हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पे, तो आप मेरी बात इतनी समझ पाई कि नहीं समझ? जितनी भी संख्याएं वो सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। लेकिन हम यहां कहेंगे जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा √4, √-4, अगर √4 की वैल्यू 2 थी, √-4, अब √-4 की वैल्यू क्या आप -2 थोड़ी लिख देंगे, आप ऐसे लिखेंगे -1 2 इंटू √-1, ऐसा लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। लेकिन आप मेरी बात समझिए, -1 की जो वैल्यू होती है ना, वो I² होती है। I इज नथिंग बट आयोटा। क्या होता है? आयोटा होता है, जिसे इमेजिनरी नंबर शो करता है। इसका मतलब है कि -1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे बेटा? -1 की जगह पे हम I² लिख देंगे, तो I² की वैल्यू I आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? 2I बनेगा। क्या बनेगा? 2I बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ भाई। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने जैसे क्या लिखा था, मैंने 16 लिख दिया, तो कोई ऐसा नंबर लो जिसको 2 बार गुणा करने पे 16 आ जाए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? एक वास्तविक संख्या कहलाएगी। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर ये माइनस का 16 लिख दूं, मैं कहता हूं कोई ऐसा 2 नंबर ले लो जिसको गुणा करो, मतलब एक नंबर लो जिसको 2 बार गुणा करो, तो क्या आ जाए? -16। हो ही नहीं सकता। आप या तो -4 लेंगे या तो +4 लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, उन्हें हम काल्पनिक नंबर कहते हैं। यही जो आपका काल्पनिक नंबर है, इन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कहने का ये है कि जिसे हम a+ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, a+, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। हालांकि आपको इसके बारे में इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे क्या, ध्यान देना, तो हम कहेंगे a+ib के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ये क्या है? एक इंटीजर है, और ये क्या है? ये एक काल्पनिक संख्या है। और इंटीजर है तो क्या वो वास्तविक संख्या नहीं है क्या? आप कहेंगे यस सर है, बिल्कुल है। ठीक है ना, क्लियर है बात यहां तक? बताओ सही बच्चों को समझ में आया? तो आगे चलते हैं बेटा। अभी मैंने बताया कि जो रियल नंबर है, मतलब जितने नंबर हैं वो सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। जितने नंबर सभी वास्तविक संख्याएं हैं, वो चाहे आपको होल नंबर हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, मतलब है ना, चाहे आपकी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हो, चाहे इवन सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राइम और भाज्य और अभाज्य संख्या, ये सारी क्या है? ये सारे नंबर रियल नंबर हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, मतलब परमीय संख्याओं की, तो ये मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर भी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। जितनी भी संख्याएं हैं काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सभी क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर पे आपको अच्छे से समझना है, फिर आगे हम एक एक चीज समझते चलेंगे। मैंने कहा कि परमीय संख्याएं क्या है, ध्यान समझना कि परमीय संख्या क्या है। तो मैं कहता हूं कि जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा कि q जो है ना, वो q डज नॉट इक्वल टू 0। q एक पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूंगा, तो मैंने लिखा 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, p/q के फॉर्म में। मैंने लिखा कि 3/1 लिख सकते हैं। मैंने लिखा 1.25, इसे भी हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। इधर मैंने 100 कर दिया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। क्या बात मेरी आप समझ पा रहे हैं इसको? ठीक है ना। अब अपरिमेय संख्याएं क्या कहती हैं? कि जिन्हें हम p/q के रूप में ना रिप्रेजेंट कर पाए, तो हम क्या लिखेंगे? कि जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकते हो, मतलब जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकते हो,
ठीक है ना। तो आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैंने बता दिया कि जैसे अब आप धीरे धीरे समझते चले। जैसे मैंने लिखा कि अब देखो संख्याएं जो है ना, जो संख्याएं हैं वो दो प्रकार की होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा आपसे कि इनके बीच में भी तो कोई नंबर होंगे, नंबर तो है तो डेसिमल नंबर ही। तो क्या वो डेसिमल नंबर, वो जो डेसिमल नंबर हैं वो है तो वास्तविक संख्या, क्या वो परमीय संख्याएं हैं, है ना। तो पहले हम ये समझेंगे कि जो डेसिमल नंबर हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तीन प्रकार के होते हैं। दशमलव संख्याएं कितनी? तीन प्रकार की होंगी। एक तो होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। यहां पे हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल की। बात करूं तो मैंने कहा 1.48, ऐसे मैंने लिख दिया। मैंने लिखा 1.25, ठीक है ना। मैंने ऐसे लिख दिया 2.5, 8.5 लिख दिया। आपको ये पता है कि 1.48 को हम क्या लिखेंगे कि 148/100 लिख देंगे, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 तें 12 और 4 से 28, 4 2500। क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा? और दोनों क्या है? इंटीजर ही तो हैं। पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया कि नहीं लिख दिया? इसका मतलब है कि कोई आपने डेसिमल नंबर लिखा लेकिन कुछ एक फिक्स डिजिट के बाद क्या हो, वो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाए, तो हम उसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो 7 दशमलव है वह एक परमीय संख्या है। क्या है बेटा? परमीय संख्या है। आप बस समझेंगे नहीं। इसका मतलब है कि जो भी 7 दशमलव होते हैं उन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ, जिसे हम रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 0.666 डॉट डॉट डॉट, तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो मैं कहूंगा कि 0.6 का क्या हो गया? बार हो गया, ठीक है ना। 0.4888 ऐसे डॉट डॉट लिखते चला गया, है ना। तो मैंने क्या लिखा कि 0.12555 डॉट 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 ऐसे लिखते चला गया। आप इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इसको k/9, ठीक है ना। आप इसको क्या लिखेंगे कि 48, देखिए मतलब 0.48 बार लिखेंगे, और इसको फिर क्या लिखेंगे कि 48 माइनस का आप 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। तो 44 बटे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो क्या आपने इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा? इसको कैसे लिखेंगे? तो ये क्या है? 1.2, मतलब कि 0.125 का बार है। इसका मतलब ये लिखेंगे कि 125 माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं 12 घटाएंगे और 900 करेंगे, तो 12 13 25 होता है, तो 113 बटे कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। मुद्दा इस बात का यहाँ पे है कि जितने भी ये जो रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म में हैं, उनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि यह भी एक क्या है? परमीय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है। अगर यहीं पे बात करें, हम यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने कहा कि √2 का मान कितना होता है, तो आप कहते हैं सर 1.414 कहते हैं ना। अब ये एग्जैक्ट मान नहीं है, 414 एग्जैक्ट मान नहीं है। 414 के बाद बहुत आता है, ऐसे कुछ आता चला जाएगा। और √3 का मान क्या होता है? तो 1.732 ऐसे होता है, ठीक है। √5 के अगर मान की बात करें तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो कुछ भी आएगा। आप ये जितने भी मान मैंने लिखा ये एग्जैक्ट नहीं है। अब आप देखिएगा ऐसे डॉट डॉट चले जाएंगे ना, तो ये क्या करेंगे? टर्मिनेट होंगे, कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होंगे, और ना तो ही ये रिपीट करेंगे। मतलब ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना तो रिपीट करते हैं, ऐसे डेसिमल नंबर वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल अपरमीय संख्याएं कहलाते हैं। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वह एक क्या बनेगा? वो एक अपरमीय संख्या बनेगी। इसीलिए हमने इस बात को यहाँ पे बताया था आपको, क्या कि जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसको नहीं लिख सकते। तो आप कहेंगे जो रूट के फॉर्म में है, ठीक है, √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? ये सब एक अपरमीय संख्या है। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? अभी मैंने बताया एक चीज और कि जो रियल नंबर हैं, जो रेशनल और इरेशनल नंबर हुए, इसी रेशनल नंबर में मैंने आपसे तो ये भी तो बताया कि जो रेशनल नंबर है बेटा, जो इंटीजर पूर्णांक, अरे भाई रेशनल नंबर क्या है? जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर मैं कह दूं कि रेशनल नंबर को मैंने लिखा 3, 3 क्या है?
3 क्या है? एक पूर्णांक है ना। इसका मतलब जो रेशनल नंबर है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो इंटीजर फॉर्म में होता है, एक क्या होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में होता है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो रेशनल नंबर है किस फॉर्म में होता है, वो डेसिमल के फॉर्म में भी होता है। ठीक है ना। वो मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा होगा, ये देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लिखा है, p/q के फॉर्म में लिखा है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि जो इंटीजर है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अभी तो आपने समझ ही लिया कि जो रेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ना, जिसे हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, वो भी क्या है, रेशनल नंबर ही है। फ्रैक्शन में जैसे आपने लिख दिया था 1/4 है ना, और 3/5 लिख दिया, तो क्या लिखेंगे इसको 0.536 है ना, 0.25 लिख देंगे। लेकिन नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि जो डेसिमल में है वो फ्रैक्शन में भी होंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे इंटीजर की बात करना चाहेंगे। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर हमारा जो होता है बेटा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 होते हैं। यहाँ नहीं लेता हूँ, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। इंटीजर जो होता है हमारा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है ना। इंटीजर नाम से जैसा पता चल रहा है, हिंदी में इसे हम पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर्स जिसे हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है ना। और आपको पता है कि इसी इंटीजर में, पहले तो मैं बता दूं कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा इनका। तो मान लीजिए मैंने इंटीजर को रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, तो 0 है, तो 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। अब ये मैं इंटीजर में कर रहा हूं, तो मेरे पास 2 तरह का, एक तो होगा पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक, और एक क्या होगा बेटा, एक नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है ना। -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है। इधर जाएंगे तो 1, फिर क्या होगा 2, इधर 3, इधर 4, और इधर जाएंगे तो क्या होगा 5 होगा एंड सो ऑन, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। इधर मैंने क्या लिखा, -1 -2 -3 -4। अब जो इंटीजर है ना, अगर हमने कहा कि ये जो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, यही क्या कहलाते हैं हमारे, यही हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स में जो हमारे नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, क्या है, नॉन जीरो जो इंटीजर्स हैं वही हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो हमें यहां से पता चल रहा है, इसका मतलब है नेचुरल नंबर्स, चलो लिख देता हूं पूरा, जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं इसे हम नॉन जीरो नंबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन जीरो जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव मतलब धनात्मक जो इंटीजर्स पूर्णांक हैं, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर, अगर हम जीरो ऐड कर लें इसी में, है ना, कि नॉन जीरो में अगर हम जीरो ऐड कर लें तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसका मतलब मुझे पता चल गया बेटा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिसे हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है ना। फिर आगे हम बात करेंगे कि होल नंबर क्या होता है, जिसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो अगर हम नॉन जीरो इंटीजर में अगर हम जीरो ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगी, पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? होल नंबर कहते हैं। अगर यहीं पे हम बात करें होल नंबर के 0 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ये तो हमारे हो गए क्या, ये तो हमारा नेचुरल और नंबर और होल नंबर बन गया। ठीक है ना। इन्हीं पूर्णांकों में, जैसा इसका नाम है पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, ठीक है ना, ये जो नंबर लिखा है ना, इससे हमें इसका कुछ बिहेवियर पता चल रहा है कि जो नंबर लिखे हैं मुझे अलग अलग देखने में लग रहे हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि एक का, अगर मैं आपसे पूछूं 1 और 2 में इनके दोनों के नेचर में क्या अंतर है, आप कहेंगे चलो ठीक है, 4 बच्चे बैठे, एक कहता है सर एक तो जो है वो क्या है, एक विषम संख्या है, एक कह रहा 2 सर सम संख्या है, चलो ठीक है, दूसरा कह रहा है सर, मैंने कहा चलो 3 4 बताओ सर, एक दूसरा व्यक्ति, एक और स्टूडेंट खड़ा हुआ वो कह रहा है सर कि थर्ड जो है वो एक अभाज्य संख्या है, और
फोर्थ मतलब 4 जो है वो एक भाज्य संख्या है। इसका मतलब है कि इन्हीं संख्याओं में हमें नेचर पता, इनकी प्रकृति पता चल रही है कि ये कैसे नंबर है। इनको देख के मुझे पता चल रहा है कि ये कैसे नंबर इंटीजर में, ठीक है ना बात। तो हम यहीं पे क्या कहेंगे आपसे कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं, इस बात को भी समझ लेते हैं। हमें पता चल गया वहीं से, कहाँ से, इंटीजर से ही, कि सम संख्या को हम बेटा इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे यस सर। और ऑड नंबर को हम विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। सम और विषम संख्या। अब मेरी बात ध्यान समझिए, मतलब वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब जब कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी तो उसका शेषफल क्या होगा? 0 होगा। ऐसा मैं क्यों बोला बता देता हूं। मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिखूंगा कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतया क्या हो बेटा? विभाज्य हो। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, या ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 2 का गुणांक हो, या ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 2 का गुणांक हो, ठीक है ना। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, या ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 2 का गुणांक हो। तो फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा कि 2, 4, एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे। आप देखिए कि क्या 0 के गुणांक मतलब कि 2 के मल्टीपल है क्या जो इकाई अंक है? आप कहेंगे सर यस है, तो ठीक है ना। अब मैं कहता हूं कि 0 क्या है? 0 क्या है, अर्थात शून्य क्या है? शून्य, अब यहां पे देखो, शून्य एक सम संख्या है। क्या कहूंगा बेटा? शून्य एक सम संख्या है। शून्य क्या है? एक सम संख्या है। जैसे वो कैसे? जैसे मैंने कहा कि 4 लिखा है, तो मैंने पूछा क्या एक सम संख्या है? आप प्रूफ करेंगे यस। आप कहेंगे सर 2 से डिवाइड करूंगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये जो आएगा ना वो शेषफल जो होगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप कहेंगे सर। ऐसे ही मैं कहता हूं अगर 0 को 2 से भाग करें, 2 से भाग करें तो 0 बार जाएगा, तो इसका शेषफल आएगा वो कितना आएगा? बताओ भाई। तो आप कहेंगे सर इसका भी 0 आएगा। इसीलिए क्या है कि 0 एक सम संख्या। क्लियर है बात। विषम संख्या की बात करें तो मैं कहूंगा कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। वह संख्या जो 2 से पूर्णतया वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, तो मैं कहूंगा पहले कौन सी है? तो विषम संख्या होगी 1, 3, 5, 7, ऐसे आप लिखते चले जाओ। 9, 11, 13, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये सब क्या है? ये सब एक विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं। क्लियर है बात। लेकिन अभी जब मैंने बात किया था यहां तक तो सभी बच्चों को क्लियर है कि सम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या है, समझ में आ गया होगा। लेकिन जब मैंने इंटीजर की मैं बात में कर रहा था तो हमने पूछा था कि क्लास में 4 बच्चे थे। उन 4 बच्चों ने 2 में से बताया कि एक सम है, मुझे भी वही पता चला एक सम एक विषम है। लेकिन एक बच्चे ने ये बताया कि सर भाज्य और अभाज्य भी तो हैं, इसका मतलब वो भी एक क्या है? वो भी पूर्णांक ही है। तो बस हमें यहीं से एक बात और पता चल गई कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है ना। भाज्य और अभाज्य, जिसे हम बोलेंगे क्या? अभाज्य को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? प्राइम नंबर। और इसको क्या कहेंगे हम? भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर। मेरी बात ध्यान से समझिएगा,
कि ये क्या होते हैं। आज यहीं तक छोड़ेंगे क्योंकि पहली क्लास है, लंबी लेकर नहीं जाएंगे। आप लगातार बने रहिएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी सफलता जरूर मिलेगी मैथ्स में। जो लोग कहते हैं कि मैथ बहुत कठिन है, तरीका ही लोगों का गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको हम बहुत बेहतरीन ढंग से अच्छे सवालों को कराएंगे। आप उन सवालों के माध्यम से इतना बढ़िया सीख जाएंगे कि आप देखते ही सवाल कर लेंगे, देखते ही सवाल कर लेंगे, इस बात की आपको गारंटी दिलाता हूं, ठीक है ना। चलो, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं की बात मैं कर रहा हूं, तो मैंने कहा कि वह संख्या जिसके क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसी संख्या, मैंने क्या लिखा कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मैंने क्या लिखा, आप मुझे बताओ कि एक को भी बाद में बात करेंगे, 2 क्या है, 2 के कितने गुणनखंड, 1 और 2। गुणनखंड का मतलब है ऐसा कोई नंबर जिसको, उस नंबर को कोई कौन सा नंबर जो पूर्णतः डिवाइड करेंगे। 2 को 1 और 2 से होगा, 3 को 1 और 3 से होगा, 4। इसका मतलब है कि सबसे छोटी जो 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहीं से एक बात निकल के आई, नोट करके मैं 2 बात लिखूंगा, एक नहीं 2 बात लिखूंगा। मैं ये कहूंगा कि सबसे छोटी जो, इधर नोट करके मैं लिखता हूं बेटा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य सम संख्या लिख दूं बेटा मैं, भाज्य सम संख्या लिख दूं तो आप कहेंगे 4। कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है ना। नंबर 1। नंबर 2 पूछूं कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है ना। तो आप क्या कहेंगे कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 9 है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या कौन है, 4 है, और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है, 9 है। ये 2 सवाल कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। एक और बात पूछी जा सकती है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटी क्या है, 4 है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, और 9 के बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इनको आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 9 19, 25 4 29, 30 7 37 बनेगा। कितना बनेगा, 37। 6 4 10, 10 20, 9 29, 31 7 37। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि प्रथम, ध्यान देना, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का, भाज्य संख्या का जो योग है ना, जो योग है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 37 होता है, ठीक है। ये क्यों पूछता है एग्जाम में, क्यों इस सवाल को पूछेगा, वो भाज्य जब लिखेगा तो हो सकता है आप 2 से लिखना शुरू कर दें, क्या करें, 2 से लिखना शुरू कर दें, बस वहीं पे क्या हो जाएगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भाज्य संख्याओं की बात करेगा तो 4 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम आप आगे प्राइम नंबर, जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि पूरी मैथ में हर कोई एग्जाम में, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस पे बेस्ड सवाल ना आता हो। अभाज्य संख्या पे, अभाज्य संख्या अच्छे से समझ लीजिएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है ना। अगर हम यहीं पे प्राइम नंबर की बात करें बेटा, तो क्या होता है कि करा कि किसी संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, है ना। यहां पे क्या था, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक, है ना। तो मैं कहता हूं कि ऐसी संख्या क्या हो, जिसके, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 2 गुणनखंड हो, सिर्फ और सिर्फ कह दो 2 गुणनखंड हो, क्या हो बेटा, 2 गुणनखंड हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहीं पे लिखूं तो सब एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, फिर क्या लिखूंगा, 3, फिर 5, फिर 7, फिर आप कहेंगे 11, फिर 13। देखो 1 2 3 4 5,
ठीक है ना। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो चाहे एसएससी हो, इसको हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि आपसे गलती होने के चांसेस है यहाँ पे कि प्रथम नंबर लिखे। प्रथम 5 आप देखिए 11 और 7 18, 18 10 28, तो मैं यहीं पे लिख दूं। तो आप मेरी बात ध्यान समझिएगा यहाँ पे कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या कौन सी है, वो 2 है। तो नोट करके कुछ पॉइंट हम लिखेंगे, इसको आप समझ लीजिएगा कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, उसे हम कहेंगे 2 है। ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या मैं कह दूं, अभाज्य सम संख्या अगर मैं कह दूं, यहीं पे सम संख्या कह दूं तो कितनी है, वो भी 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी है, वो 3 है, ये भी याद रखना 3 है। फिर ऐसा ना लिख दो 1 लिख दो, ऐसा ना हो कि आप 1 लिख दो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है ना, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो मैं यहां पे नोट करके लिख दूं क्या, इस बात को मैं लिख दूं कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ये दिख नहीं रहा है आई थिंक। ठीक है, फिलहाल चलो लिख दिया है। तो मैं बोल रहा हूं 1 ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। इस पेन का हम इस्तेमाल इस पे नहीं करते हैं। ठीक है, बताओ भाई, क्लियर है बात, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं है। एक सवाल और आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, क्या कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है, क्या होता है योग, क्या होता है, औसत क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो आप लिखना जरूर सीख लो, तो जानो इस बात को। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि अगले पेज पे कि प्रथम अभाज्य संख्या का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 28 होता है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग 28 होता है। औसत पूछेगा तो 28/5 कर देंगे। क्लियर है ना। एक बात और लिखना था यहां पे हमें, हाँ ठीक है, ये भी लिख दिया कि 1 ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का योग 37 होता है, तो उनका कितना होता है, 28 होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपको हम फ्री पढ़ाने वाले हैं पूरी कंप्लीट मैथ, आपसे मैं एक पैसा भी नहीं लेने वाला हूं। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।